हेलो एवरीवन। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज में हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर 2 चल रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा डिस्कस कर दिया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम देखेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, देखेंगे इसमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव विंग का काम करती थी। ठीक है, ये कुछ मैंने समरी प्रोवाइड की है जो आपको हेल्प करेगी बात को पॉइंट्स याद रखने में। तो पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और किस तरह से पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन और प्रिंसली स्टेट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। देखो, पहला पॉइंट क्या है, हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए सहमति दे दी। स्टार्टिंग में जो ग्रुपिंग बनी थी, उसको मुस्लिम लीग ने परमानेंट समझा, जबकि कांग्रेस ने कहा ये ऑप्शनल है। इसके बाद मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर बहुत समझाने के बाद वाइसरॉय ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बुलाया। ठीक है, तो पहली चीज यहां से निकल कर आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। देखो, 389 मेंबर थे इसमें स्टार्टिंग में, मगर जब आप देखेंगे कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो 93 सीट दी गई थी, मगर आप देखेंगे जैसे जैसे पाकिस्तान की मांग उठती है और माउंटबेटन प्लान आता है तो पाकिस्तान रिमूव होता है, तो ये 299 सीट रह जाती हैं या 292 ऐसी सीट रह जाती हैं। ठीक है, ये देखा। फिर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, मुस्लिम लीग बायकॉटेड। ये मैंने आपको समझा दिया किस तरह से मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था। चौथा पॉइंट, लिमिटेड पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास स्टार्टिंग में जब कैबिनेट मिशन ने अप्रूव किया था तो लिमिटेड पावर थी, कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी, मतलब आप लॉ नहीं बना सकते थे। ठीक है, केवल आप ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिस्कस कर सकते थे और स्टार्टिंग में ब्रिटिश पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती थी जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरेन अथॉरिटी घोषित नहीं किया गया। ये घोषित किया गया जब माउंटबेटन प्लान आया और पाकिस्तान बन बन गया। ठीक है, सम प्रिंसली स्टेट अब्सेंट थे। इसमें देखोगे अगर आप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्टिंग में प्रिंसली स्टेट अब्सेंट थे। उन्होंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा सॉवरेन राइट है। मगर जब देखा कि माउंटबेटन प्लान के बाद पाकिस्तान और इंडिया दो भागों में बढ़ चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, उसके बाद प्रिंसली स्टेट के पास क्या ऑप्शन थे कि आप इंडिया को ज्वाइन कीजिए या पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए। ये मेजर बैकग्राउंड था कि किस तरह से इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद ये चीजें हमें देखने को मिली। अगर आप इसका देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट क्या हुआ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट पहली चीज क्या हुई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बॉडी बन गई, मतलब इसकी सॉवरेनिटी हो गई कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, और इंडिया जो है अपना सेल्फ डिसीजन लेगी, या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्यूचर में लेजिस्लेटिव विंग की तरह भी काम करेगी और एज अ कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव विंग की तरह भी इसने काम किया, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम किया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही रहा था, मगर इंडिया को चलाने के लिए लॉ की भी जरूरत थी, तो बहुत सारे लॉ इंप्लीमेंट किए गए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन होता था तो राजेंद्र प्रसाद इसे हेड करते थे। ठीक है, मगर जब इसे लेजिस्लेटिव विंग की तरह डिस्कस किया जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो जीबी मावलांकर इसको हेड करते थे, एज अ चेयर उनके द्वारा किया जाता था। और चौथा पॉइंट वही बात बताई गई है कि मुस्लिम लीग ने जो है यहाँ से पार्टिसिपेट करना खत्म कर दिया। और पांचवा पॉइंट, प्रिंसली स्टेट के पास कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट ने इंडिया को ज्वाइन किया। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक पॉइंट वाइज मैनर में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, प्रिंसली स्टेट के बारे में है कि किस तरह से मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेशन किया। देखो, प्रिंसली स्टेट ने इनिशियली क्या किया, बॉयकॉट किया। ये तो आप अच्छे से ही जानते हैं भाई, जब इनिशियली बॉयकॉट करना बनता ही है। जब मेरे पास मेरा स्टेट है तो मैं क्यों इंडिया के साथ मिलूंगा, क्यों पाकिस्तान के मिलूंगा, मेरी सॉवरेनिटी है। तो इनके दिमाग में यही चल रहा था कि हमें कहीं से कहीं तक कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा और हम डायरेक्टली अपने अफेयर्स को, अपने
रोजमर्रा की जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन देखने को मिला, क्या हुआ, अप्रैल 28 1947, ये देखो, अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या हुआ था, कुछ स्टेट्स ने या फिर ब्रिटिश प्रोविंस ने ये सहमति जताई थी कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, और एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि हम प्रिंसली स्टेट को और राजाओं को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो 6 प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अप्रैल 1947 में पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माउंटबेटन प्लान। मैंने अभी आपको बताया कि जून 3 1947 में किस तरह से माउंटबेटन प्लान आया और पार्टीशन को एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद प्रिंसली स्टेट ने या तो इंडिया को ज्वाइन किया या पाकिस्तान को ज्वाइन किया। ये आपको बात पता ही होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, वाइडर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। भाई कोई चारा ही नहीं बचा प्रिंसली स्टेट का पास, तो क्या हुआ, वाइडर पार्टिसिपेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या कहा गया। मुस्लिम लीग मेंबर ज्वाइन हुई, ये बात वही बताई गई है जो स्टार्टिंग में मैंने बताई कि किस तरह से मुस्लिम लीग ने इनिशियली इंडिया का विरोध किया, मतलब सॉरी, इंडिया क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेशन का विरोध किया, मगर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया गया। अब मेजर इवेंट दिखाए गए यहाँ पर कि 28 अप्रैल को क्या हुआ, 6 प्रिंसली स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया। जून 3 1947 में माउंटबेटन प्लान आया, पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, और तब प्रिंसली स्टेट का पार्टिसिपेशन और ज्यादा पड़ा। जून 1947 को क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा प्रिंसली स्टेट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, और मुस्लिम मेंबर ने भी इसको, मुस्लिम लीग के मेंबर ने भी इसको ज्वाइन किया। ये बात आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब क्या देख रहे हैं कि चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चेंजेस क्या देखने को मिले। भाई पाकिस्तान डेवलप हो गया, इंडिया एक अलग स्टेट इमर्ज होकर आया। अब जब ये अलग हो गए तो इसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल्ली सॉवरेन बॉडी हुई। फुल्ली सॉवरेन बॉडी का क्या मतलब है, अपने जो अफेयर्स हैं, अपने मैटर्स को वो डिस्कस कर सकती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजी पॉइंट है, मगर हम इलोबरेटली करके समझा रहे हैं ताकि आप अगर 2 की स्पीड से भी सुने तो आपके दिमाग से एक बार चला जाए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। इट आल्सो हैड द पावर टू रिपील और अमेंड एनी एग्जिस्टिंग ब्रिटिश लॉ, मतलब किसी भी ब्रिटिश लॉ जो पहले थे उनको रिपील भी किया जा सकता था और उनको आगे रखा भी जा सकता था। जैसे 1935 का जो एक्ट था, उससे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल लिए गए और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया। असेंबली जब लेजिस्लेटिव की तरह मतलब 2 फंक्शन करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कभी लेजिस्लेटिव की तरह फंक्शन करती थी और कभी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। मैंने बताया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह वर्क करती थी तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। जब लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाती थी, मतलब लॉ बनाने वाली बॉडी, मतलब ऐसा जो एक्ट है वो आगे इंप्लीमेंट होगा। आप एग्जांपल देख लो, जैसे एनिमी प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि डिसाइड हुआ कि एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ बनाना है, तो एक्ट आएगा तो जीबी मावलांकर जी उसमें अध्यक्षता करते थे। आप देख लो, मोछों से दोनों को पहचान लो ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ड्यूल रोल कब तक चला, ये 26 नवंबर 1949 तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया तब तक ये ड्यूल रोल यहाँ पर देखने को मिला। रिडक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्ट्रेंथ पोस्ट पार्टीशन। पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि जो 389 मेंबर थे, मैंने आपको पहले भी बताया, ये 299 मेंबर बचे, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था। ब्रिटिश प्रोविंस जो 296 थे वो 229 रह गए, मतलब 296 से 229 रह गए, और प्रिंसली सीट 93 से रिड्यूस होकर 70 रह गई, एज ऑफ December 31 1947। ये आपको एक बार गो थ्रो होना जरूरी है, मैं लर्न करने की आपको हिदायत नहीं दूंगा क्योंकि ये खुद याद हो जाएंगे जब आप बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, अदर मेजर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कुछ अदर फंक्शन देख लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या किए। इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया। क्या होता था, मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहां जहां राज किया था, ब्रिटिश क्राउन ने वहां वहां कॉलोनीज डेवलप की थी। अब कुछ स्टेट, कुछ कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अच्छे संबंध इन कंट्री से बने रहें, तो कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट लाया था। ये कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि हम ब्रिटिशर चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारे साथ भागीदारी करें, और हम आपकी सॉवरेनिटी में सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इंडिया ने इसे रेटिफाइड किया कब, मई 1949 में। भाई ये रटा होना चाहिए, इसमें कोई भी रियायत नहीं है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को, ये भी रटा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल फ्लैग्स कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम जनगण मन कब अडॉप्ट किया गया, जनवरी 24 1950 को। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कब, जनवरी 24 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने जनवरी 24 1950 को। इसमें कोई रियायत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, अपने सामने लगा लीजिए, किचन में लगा लीजिए, कमरे में लगा लीजिए, ये रटाया होना ही चाहिए। अगला अगली पार्ट देख लेते हैं, असेंबली की टाइमलाइन, कितने दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन बना और वर्कलोड क्या था। देखो असेंबली में 11 सेशन हेल्ड किए गए, इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने 60 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज किया। ड्राफ्ट वाज डिबेटेड 114 दिन, 114 दिन ड्राफ्ट पे डिबेट चली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद उसका ड्राफ्ट कैसा होगा, किस तरह से उसे आर्टिकल कहाँ शो किए जाएंगे, कौन सी डीपीएसपी कहाँ पर होगा, फंडामेंटल राइट कहाँ पर होगा, लैंग्वेज किस तरह की होगी, इस तरह की बातें जो है ड्राफ्ट में की गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कितने पैसे इसमें लगे, अप्रोक्स आज के जमाने के 64 लाख रुपए लगे। फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 में हुआ, और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया, मगर 26 नवंबर 1949 में क्या है, एडॉप्ट किया गया, क्योंकि कुछ प्रोविजन इंप्लीमेंट कर दिए गए थे। ठीक है, अब प्रोविंशियल पार्लियामेंट इन इंडिया। अच्छा, मतलब ये जो है पार्लियामेंट की तरह कब तक वर्क करती रही, जब तक 1950 और 51 के इलेक्शन नहीं हो गए। इलेक्शन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट का उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब क्या है, कुछ कमेटीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल कमेटी की बात की गई है, अब 8 जो है मेजर कमेटी थी, और बाकी माइनर कमेटी थी। मेजर कमेटी क्या थी, यूनियन पावर कमेटी, पावर का मतलब जवाहरलाल नेहरू, भाई जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, तो पावर का मतलब जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। सारी कमेटी इंपॉर्टेंट है। पांचवी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल। ये आपको रटना ही पड़ेगा, अगर रट नहीं पा रहे हैं तो डेली पढ़ेंगे तो खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी, या इस पे आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कर लीजिए। सब कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सब कमेटीज की बात की तो जेवी कृपलानी जी थे हेड। माइनॉरिटी सब कमेटी एससी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई। एक्सक्लूडेड एरिया नॉन आसाम सब कमेटी एवी ठाकर। मतलब मेजर कमेटी तो आपको याद होना ही चाहिए, मगर जो स्मॉल कमेटी है, जो एडवाइजरी कमेटी है, उसके गो थ्रो में आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट, अदर मेजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी नेगोशिएशन विद प्रिंसली स्टेट जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है ये। इस स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी कमेटीज थी। देखो मैं इसको रटवा नहीं सकता, सॉरी कहना चाहता हूँ। आप इस पे कोई ट्रिक बना लीजिए कि जैसे हम कहीं जा रहे थे, उसको यहाँ पर लड़ाई हुई तो ये कमेटी बनी, ऐसे ट्रिक बना लीजिए, या फिर आप इसको रट लीजिए। अगर रटा नहीं जा रहा है तो इसको आप डे टू डे रिवाइज कीजिए, चीजें खुद हो जाएंगी याद। अब एमसीक्यूज देख लेते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़े। Which of the following pairs regarding committees of Constituent Assembly and their chairperson is correctly matched? मतलब कौन सा करेक्टली मैच दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। देखो पहली चीज बताई गई है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन हेड करता था, आप बताओ इसमें। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को कौन हेड करता होगा आपके हिसाब से। मैंने बताया था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को जवाहरलाल नेहरू जी हेड करते थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल गलत है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी जी, अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी, ये पढ़ा हमने। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये गलत है। सरदार पटेल नहीं थे। अभी हमने यहाँ देखा था, देखो मेजर कमेटी देख लो आप। मेजर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी है, प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल है, देखो। ठीक है। अब आगे आगे क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बच्चे बच्चे को पता है। मतलब मेरे हिसाब से पहला और चौथा सही है। देखते हैं आंसर। सॉरी, पहला तो गलत ही, पहला तो गलत ही, दूसरा, दूसरा और चौथा सही है। तो ये देखो आप, दूसरा चौथा सही है। आप इनकरेक्ट देखो, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के द्वारा हेड की जाती थी, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। जेबी कृपलानी जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो सब कमेटी थी, उसको हेड करते थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हेड की जाती थी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड करते थे। ये बच्चे बच्चे को पता है, अगर नहीं पता है तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट उन्होंने ही बनाया पूरा, आपको याद होना ही चाहिए। विद रेफरेंस टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। आप बता, इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन सा करेक्ट है। देखो, इट ग्रांटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन पावर टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। इसमें कोई शक ही नहीं है, सबसे पहला प्रोविजन तो यही डिस्कस किया था। असेंबली वाज empowered टू रिपील एनी ब्रिटिश लॉ, बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है। द एक्ट कन्वर्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनटू बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बिल्कुल बाइकैमरल का मैंने जिक्र किया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है जिसमें लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविजन था? कुछ भी नहीं था, मैंने जिक्र ही नहीं किया। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ से आ गया? ये कट गया, तीसरा काट दो। सी कट गया, डी कट गया, अभी भी 2 ऑप्शन बचे हैं। द असेंबली बिगिन टू फंक्शन एज़ डोमिनियन ऑफ लेजिस्लेचर टू इंडिया अंडर दिस एक्ट, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका होना चाहिए, बी, बिल्कुल राइट, बी एकदम राइट है। देखो, पहला करेक्ट है क्योंकि ये सॉवरेन बॉडी की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करती थी और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती थी। असेंबली मॉडिफाई कर सकती थी ब्रिटिश लॉ को, ठीक है। इट एक्ट डिड नॉट असेंबली बाइकैमरल नहीं करती थी, ये रिमेन यूनिकैमरल थी। यूनिकैमरल का मतलब है एक ही विंग्स थी, चाहे राज्यसभा मान लो, चाहे लोकसभा मान लो, चाहे कांग्रेस मान लो पूरे को, क्योंकि अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। चौथा स्टेटमेंट, असेंबली आल्सो फंक्शन ऑन डोमिनियन लेजिस्लेचर, सही है, लेजिस्लेचर इसके द्वारा बनाया जाता था। तो मैंने ये पूरा आपको समझा दिया। ये दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है, इसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे। मगर मेरा जल्दी इसे खत्म करने का इरादा नहीं है, जितनी जल्दी अच्छे से समझ में आए उसको आप अच्छे से समझिए। थैंक यू वेरी मच।